गुड इवनिंग बच्चों। आपने नीट का पेपर दिया, उस पेपर के डिस्कशन को हम लोग देखते हैं। केमिस्ट्री के पेपर के डिस्कशन को शुरू के बेटा 25 क्वेश्चन मैं करूंगा और उसके बाद 75 टू ऑनवर्ड संजीव शराब डिस्कस करेंगे पेपर। हम लोग सेशन स्टार्ट करें उसके पहले बेटा सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। जो बच्चा कोचिंग नहीं भी आ पाता है, कहीं सुदूर पड़ा हुआ है और नेट और मोबाइल की व्यवस्था है, लैपटॉप की व्यवस्था है, तो भी वो नीट की तैयारी कर सकता है। इसी मिशन के तहत बेटा यूट्यूब पे सारी क्लासें, सारा डिस्कशन, सारा रिवीजन सब कुछ चलता है। तो आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सर के इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक दिया गया है फर्स्ट, दो नीचे आप ब्लॉक दिए गए बेटा। इज अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, जैसा कि बेटा पिछले 2-3 साल से आप देखो एक ट्रेंड है कि जो 100 के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनका यूपीएससी नाम, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब पूछा जा रहा है आजकल। तो उस ट्रेंड को देखते हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए जरा देखा जाए। इन्होंने नाम दिया है कि ग्रुप 15, ये देखो ग्रुप 15 का एलिमेंट है। तो सबसे पहले देखो, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते हैं बेटा, तो ये ग्रुप 15 का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सिंथेटिक एलिमेंट है, तो वो कहाँ पाया जाएगा? 7वें पीरियड में। अगर 7वें पीरियड में कोई एलिमेंट है तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल लिखते हैं तो हम लोग नोबल गैस कहाँ से लेते हैं? एक पीरियड पहले वाली। तो इसका मतलब नोबल गैस हम कहाँ से उठाएंगे? रेडॉन। ठीक, अब अगर ये 7वें पीरियड का एलिमेंट है और 15th ग्रुप की बात कर रहे हो, यानी नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे हो, तो सबसे लास्ट में अगर 7वें पीरियड का एलिमेंट है तो क्या आ जाएगा? 7s2, और चूंकि 15th ग्रुप का है इसलिए क्या आ जाएगा? 7p3। ये तो बाहर आ गया। अब अंदर इसके क्या क्या मिलेगा बेटा? अगर 7वें पीरियड में एलिमेंट है तो आपको 5f पूरा भरा मिल जाएगा और 6d मिल जाएगा। तो अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम कंप्लीट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5f14, 6d10, 7s2, 7p3। यह हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एलिमेंट का नाम क्या होता है? मॉस्कोवियम। 115 एटॉमिक नंबर होगा। तो देख लो भैया, ये जहां आपका जेनान नहीं होगा बेटा, क्योंकि 7वें पीरियड में ये पाया जाएगा। तो नोबल गैस कहां से लेते हैं हम लोग? 6ठे पीरियड वाली नोबल गैस लेते हैं। तो अगर इतना ही हमको याद है तब भी हम तुरंत आंसर को टिक कर सकते थे कि आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक, अब ध्यान रखिए, बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेज, इनके जो 7वें पीरियड में एलिमेंट्स पाए जाएंगे बेटा, उन सबके एटॉमिक नंबर में कुछ करना नहीं है, ग्रुप नंबर में 100 आप जोड़ दीजिए। तो बोरान फैमिली में जो होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 113। कार्बन फैमिली वाले का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 114। नाइट्रोजन फैमिली वाले का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 115। ऑक्सीजन फैमिली वाले का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 116। हाइड्रोजन फैमिली वाले का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 117। और नोबल गैस वाले का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 118। राइट। तो इस डिस्कशन के थ्रू ये ध्यान रखना, इन सारे एलिमेंट्स को बेटा, इनका नाम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ करना ही नहीं है, ये सब में कॉमन ही रहेगा। देखो इतनी चीज तो सब में कॉमन रहेगी, ये चीज सब में कॉमन रहेगी। बदलेगा क्या? ये चीज क्यों, बल्कि यहां तक ले लो, 7s2 तक ले लो। अब अगर मान लो 113 वाला होगा तो 7s2 तक सब में कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगा? P1 यहाँ क्या आ जाएगा? P2 यहाँ क्या आ जाएगा? P3 यहाँ क्या आ जाएगा? P4 यहाँ क्या आ जाएगा? P5 और यहाँ क्या आ जाएगा? P6। केवल बदलेगा P में इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको नाम याद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रखना आसान काम है। ठीक है, तो 51 का कौन सा आंसर हो गया भाई? फर्स्ट। अब आ जाते हैं अगला 52। द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट, कह रहे हैं सबसे ज्यादा किसमें होगी? ठीक, अगर नाइट्रोजन की बात करें बेटा तो नाइट्रोजन कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? अगर हम लोग देखें तो देखो सबसे टॉप पे, अगर ग्रुप की बात करो तो सबसे टॉप पे इसे क्या शो करना है? +5। और बॉटम पे आ जाओ तो सबसे कम क्या शो करना है? इसे -3। यानी सारा ऑक्सीडेशन नंबर इसी के रेंज में होगा। लेकिन नाइट्रोजन शो क्या क्या करता है ना? तो देखो जरा, नाइट्रोजन +5 शो करता है, नाइट्रोजन +4 शो करता है, नाइट्रोजन +3 शो करता है, नाइट्रोजन +1 शो करता है, +2 शो करता है, नाइट्रोजन +1 शो करता है, 0 तो हर एलिमेंट मान लो शो ही कर रहा है। नाइट्रोजन फिर -1/3 शो करता है, नाइट्रोजन -1 शो करता है, नाइट्रोजन -2 शो करता है, नाइट्रोजन
-3 शो करता है। ये सारे ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन अपने डिफरेंट कंपाउंड में शो करता है। ठीक, अब अगर इन कंपाउंड्स को हम लोग देख लें कि आखिर ये ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ कहाँ होते हैं, तो बेटा इसके लिए सबसे कॉमन जो एग्जांपल आपको मिल जाएगा N2O5 हो गया, या HNO3 हो गया, या ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, मिल जाएंगे आपको। N2O4 की बात करें तो बहुत कॉमन सा एग्जांपल है बेटा, NO2 हो गया या N2O4 हो गया। ठीक, +3 की बात करें तो कौन सा हो गया, N2O3 हो गया। ठीक, इसके बाद का +2 की बात कर रहे हैं तो यहां कौन सा हो गया, NH2NH2 हाइड्रोजन, या N2H4 की बात कर लीजिए। ठीक, तो यहां क्या शो कर रहा है, सॉरी गलत कर दिया बेटा, एक मिनट, +2 हो रहा बेटा, ये क्या है, NO है ना। +1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, N2O हो जाएगा ना। 0 किस में हो गया, नाइट्रोजन में। -3 किस में हो गया, N3H हाइड्रोजोइक एसिड, N3H में। ठीक, -1 किस में हो गया, NH2OH हाइड्रोक्सिलेमीन में, NH2OH हाइड्रोक्सिलेमीन में। -2 किस में हो गया, NH2NH2 यानी हाइड्रोजन में। और -3 किस में हो गया, अमोनिया में या मेटल नाइट्राइड में, मेटल नाइट्राइड में। राइट, अब आपसे बोला गया भाई किसमें सबसे कम होगा, तो चेक कर लो, सारे कंपाउंड्स कहीं न कहीं आ गए होंगे। यहां देखो बेटा क्या है, -1/3 है, यहां क्या है, -3 है, यहां NH2OH में देखो क्या मिला है आपको, -1 मिल गया है, और N2H4 हाइड्रोजन में क्या मिल गया है, -2। तो बताओ सबसे कम कौन सा है, यानी माइनस के साथ जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और माइनस के साथ जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी। तो हाईएस्ट पूछा गया यानी सबसे ज्यादा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक, आगे आ जाइए। नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली 1 क्लोराइड कैन फॉर्म, एक्चुअली ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये बात सही है ना, क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो ये बात सही है। एक्चुअली होता क्या है, आपने पढ़ा भी होगा बेटा कि अगर हम नाइट्रोजन के हैलाइड्स की बात करें तो NF3 है, NCl3 है, NBr3 है, ठीक, और NI3 है, इतने बनाता है। अब ये बनाता है जो वर्ड मैंने बोला वो कहां तक सही है, एक्चुअली बेटा ये एक्सप्लोसिव है, ये क्या है, एक्सप्लोसिव है ना। ये दोनों नॉट नोन है, और ये कैसा होता है, अगर इसकी बात करें कि भाई NF3 की बात कर रहे हैं, राइट, तो ये मिलता है, स्टेबल भी है, मिलता है और स्टेबल भी है। तो जो इन्होंने बोला है कि ओनली 1 क्लोराइड, तो कह सकते हो चूंकि ये बनता तो है लेकिन एक्सप्लोसिव हो जाता है, तो ओनली 1 किस सेंस में बात कर सकते हो, स्टेबल के सेंस में बात कर सकते हो, तो ये बात सही है। विथ क्लोरीन which is NCl, nitrogen can form only 1 chloride with chlorine which is NCl3, whereas phosphorus can form PCl3 and PCl5, this is due to। तो पहले तो जरा इतने लाइन को मैं एक्सप्लेन कर दूं आपके, ये ना, अब ध्यान दो इसको, पहले इतने लाइन को देख लो। नाइट्रोजन के अगर सारे क्लोराइड्स की बात करें बेटा तो NF3 है, NCl3 है, अभी जो मैंने आपसे बोला है NBr3 है और NI3 है। इनके लिए आप बोलोगे तो ये हाईली अनस्टेबल है, या कह सकते हो कि इनका पाया जाना डाउटफुल है। ठीक, ये बनता तो है लेकिन कैसा होता है, एक्सप्लोसिव होता है ना, ये बंद हो जाएगा लेकिन कैसा हो जाएगा, एक्सप्लोसिव। और इसके तुलना में अगर बात करो तो ये क्या है, स्टेबल है, यानी अगर इधर से इधर आप जाओगे तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। मान लो कल को क्वेश्चन पूछ लिया गया तो जब आप इधर से इधर जाते हो तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। ठीक, तो हमको अब इस सेंस में नहीं, हमको इस सेंस में बात करना है, हम मान लेते हैं कि सिर्फ क्लोरीन के सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि देखो इन्होंने क्या लिखा, नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली 1 क्लोराइड की बात हो रही है ना, तो इसलिए ये तो हमने सारे हैलोजेंस की रिस्पेक्ट में बात कर ली, राइट। अब सिर्फ एक क्लोराइड की बात हो रही है, तो नाइट्रोजन एक ही तरह का क्लोराइड बनाता है NCl3, और एक ऐसा होता है एक्सप्लोसिव, ये बात सही है। ठीक, अब कह रहे हैं फास्फोरस ऐसा क्यों कर लेता है, तो कारण है बेटा, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं। फास्फोरस के कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन ऐसा क्यों करता है, एक से ज्यादा क्लोराइड क्यों नहीं बना पाता, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। आगे आ जाइए। करें बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज हायर देन दैट ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ H2S, द डिफरेंस इज ड्यू टू। बेटा जी जब बॉन्ड एंगल हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड
लोन पेयर बोथ आर सेम। अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर दोनों समान हो तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब अगर इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, ठीक, तो यहां भी आप क्या बोल रहे हो कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, दो लोन पेयर आ गए, ठीक। यहां भी क्या बोल रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3, दो लोन पेयर आ गए, राइट। और अगर इस हिसाब से देखें दोनों में दो दो लोन पेयर है तो आप किस बात पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए बॉन्ड एंगल ज्यादा है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए बॉन्ड एंगल कम है। तो अब यहां देखो ऑक्सीजन इज डायटोमिक, कोई मतलब नहीं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक। लेकिन इस क्वेश्चन पे एक बात और जरा सुन लेना, ये तो हमने बोल दिया कि जो एनसीईआरटी के सीमा के अंदर रह के, एनसीईआरटी के लिमिट के अंदर रह के जो डिस्कशन है उसकी बात हमने कर ली। अब थोड़ी सी अगर हम इस पे और आपसे बात करें तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन आगे आपके काम कहीं मिल सकता है, तो लॉजिक तो वो नहीं दे सकते लेकिन हाँ क्वेश्चन आपके काम आ सकता है, ध्यान दो बेटा जी। अगर हम नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SbH3 है और BiH3 है, ठीक। और इधर बात कर लें H2O है, H2S है, H2 सेलेनियम है, H2 टेल्यूरियम है और ले सकते हो H2 पोलोनियम है, ठीक। इन सबके केस में बच्चा अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो बॉन्ड एंगल कम होता है और हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। ये जनरल बात हो गई, एनसीईआरटी के सीमा में रह के बात हो गई। लेकिन याद रखना अगर इन सब की बात की जाए तो इन सबका बॉन्ड एंगल करीब करीब 92 के आसपास होता है, यानी 90 से लेकर 93 के आसपास इन सब का होता है। चाहे PS3 की बात करो, ASH3 की बात करो, SbH3 की बात करो, BiH3 की बात करो, H2S की बात करो, H2 सेलेनियम, H2 टेल्यूरियम, H2 पोलोनियम, किसी की बात करो 92 के आसपास होता है, ठीक। अब इस पे हम लोग को बात करनी हो तो एनसीईआरटी के बाहर जाके जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में ड्रैगोज रूल, वेंट रूल, इन सब की बातें करते, लेकिन एनसीईआरटी ने इसका जिक्र किया नहीं है, ये तो हम बोल नहीं सकते ना। लेकिन कहीं कभी कभी एग्जाम में तो हमें नहीं लगता कि ऐसे कोई क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मॉड्यूल वगैरह करते समय कई बार आपको क्वेश्चन टकराते होंगे, बताइए PS3 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो एक्चुअली बेटा ये जितने हैं जिनके लिए आप बॉन्ड एंगल 92 बोल रहे हो ना, इनके लिए ऐसा माना जाता है कि ये लोग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते ही नहीं है, ये प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल की आप बात करोगे तो p ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, px py pz, और इनके बीच एंगल क्या होता है 90। अब जब ये बॉन्ड बना लेंगे इनके बीच बॉन्ड पेयर आ जाएगा तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण इनका एंगल क्या होता है 90 से थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर का रिपल्सन क्या है सबसे कम, राइट। लेकिन अब इस चीज को हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि एनसीईआरटी ने इस तरह का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये ध्यान रखना कि इन सब का बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है 92 के आसपास हो जाता है। और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि ये लोग जब अपना हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं बल्कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखें तो ये डिस्कशन किसी मतलब कोई मतलब नहीं है, आंसर हमको कौन सा मिल गया बच्चा, सेकंड। अब आ जाइए, मैच द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द टाइप ऑफ ऑक्साइड गिवन इन कॉलम सेकंड। चलिए भैया देखा जाए, Pb3O4 ये मिक्स ऑक्साइड है, और एक चीज और ध्यान देना, ये मिक्स ऑक्साइड तो है ही है, यह क्या है, इसका कॉमन नाम क्या है, रेड लेड ना। इसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक। और ये किसका किसका मिक्सचर अगर पूछा गया तो इसमें पाया जाता है बेटा PbO2 प्लस 2 मोल, यानी 1 मोल PbO2 और 2 मोल क्या है PbO, ये इसका मिक्सचर होता है, ठीक। तो ये तो मान लो ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मिक्स ऑक्साइड मैच करवा दिया, लेकिन इसके अलावा भी आपको चीजें इसमें दिमाग में रखना, क्या कि इसे हम रेड लेड बोलते हैं, यह एम्फोट्रिक नेचर का होता है, राइट, दोनों है, ये भी एम्फोट्रिक ये भी एम्फोट्रिक है, ठीक। और किनका मिक्सचर होता है, इनका मिक्सचर होता है, और यह ऑक्सीजन का बड़ा अच्छा सोर्स है। अगर इसे हम गर्म कर देते हैं, अगर इसे हम गर्म करते हैं बेटा ना, इसे अगर हम गर्म कर दें तो ऑक्सीजन का बड़ा अच्छा सोर्स है, ये आपको दे देता है PbO और साथ में क्या निकल जाती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक। अब आगे आ जाइए, N2O कैसा होता है, न्यूट्रल। अब अगर बात करें कि कितने ऑक्साइड्स और हैं जिनको हम लोग बेटा न्यूट्रल बोलते हैं, तो आप जानते हो CO भी कैसा होता है, न्यूट्रल, NO भी कैसा होता है, न्यूट्रल, H2O भी कैसा होता है, न्यूट्रल, और N2O यहां दिया गया, ये सब कैसे है, न्यूट्रल, ये सब कैसे है, न्यूट्रल। OF2 भी न्यूट्रल है,
लेकिन याद क्या रखना, OF2 ऑक्साइड नहीं है, OF2 क्या है, फ्लोराइड। OF2 ऑक्साइड नहीं है, OF2 क्या है, फ्लोराइड। ठीक, तो ये मैच हो गया। Mn2O7 मेटल के ऑक्साइड जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं ना। अगले एग्जांपल के लिए जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वो क्या है, CrO3, ये भी एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, और बिस्मथ, चूंकि बिल्कुल नीचे आप चले गए हो, तो मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड अगर नाइट्रोजन फैमिली में किसी का होगा तो किसका होगा, बिस्मथ का। और चूंकि एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो +5 वाला नहीं, +3 वाला अगर हम लेते हैं तो कैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक नेचर हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक। अब भैया ऑप्शन मैच करवा लीजिए। तो ए का क्या है 4 और बी का क्या है फर्स्ट, ए का 4 और बी का फर्स्ट, देखो एक ही आंसर मैच करेगा, ए का 4 और बी का फर्स्ट। ठीक, तो चलो भाई ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। आगे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बेटा जी अगर ग्रुप में बात किया जाए, तो जब हम ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी ऊपर वाले जो ऑक्साइड्स होंगे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, नीचे वाले ऑक्साइड्स होंगे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उल्टा बोल दो, नीचे वालों को बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, ऊपर वालों की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिफरेंट को जब कंपेयर करते हैं ना, तब भी इलेक्ट्रोनिटी की बात कर लेते हैं कि अगर किसी का इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। इलेक्ट्रोनिटी कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। और दूसरा, अगर एक ही मेटल के डिफरेंट ऑक्सीडेशन ऑक्साइड्स को लेते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर को कंपेयर करते हैं। तो आइए देख लिया जाए भैया, ये कैसा है बेसिक, ये कैसा है बेसिक, ये कैसा है बेसिक, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई है। ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर, तो बेटा जी ये एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर तो नहीं, ये बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर जरूर हो जाएगा आपका। राइट, आगे आ जाइए। कार्बन का ऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक। नाइट्रोजन का एसिडिक, सल्फर का एसिडिक। लेकिन बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी की बात करते हो तो 2.5 है और नाइट्रोजन की 3 है, तो कार्बन के ऑक्साइड की इलेक्ट्रोनिटी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ज्यादा नहीं होगी, बल्कि नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, कार्बन की कम होगी। ये तो गलत हो गया आपका, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब कह रहे हैं ये वाला, बेटा ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक, और ये एम्फोट्रिक है, तो ये भी नहीं हुआ ना। और अब यहां हम लोग आ जाते हैं, तो क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, इसकी इलेक्ट्रोनिटी करीब 3 के पास है, इसकी 2.5 है और इसकी भी कम, मतलब 2.5 से कम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इलेक्ट्रोनिटी कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, यानी आंसर हमारा कौन सा सही हो गया, फोर्थ। ठीक भाई, चलो बच्चा अगले पे आ जाओ। फिल इन द ब्लैंक्स, द हाईली रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू इट्स। अच्छा, इनमें से सेलेक्ट करना, ठीक है। तो बेटा जितनी भी हैलोजेंस होती हैं, अगर उनको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कंपेयर करें तो जरा देखो, सबसे टॉप पे कौन होता है, क्लोरीन, उसके बाद कौन आता है, ब्रोमीन, उसके बाद कौन आता है, अब आता है फ्लोरीन, और अब आता है आयोडीन ना। ये क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। राइट, तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो भाई केवल आयोडीन से ज्यादा, बाकी सबसे तो कम है, तो इसका मतलब हम यहां क्या डाल देंगे, लो, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इट्स शोज ओनली, बेटा जी सारी हैलोजेंस, यानी अगर हम इनकी बात करें, इनकी और इसकी बात करें, तो ये लोग जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हो तो ये लोग +7 से लेके -1 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन फ्लोरीन केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसके अलावा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो कह रहे हैं इट शोज ओनली ना, क्या, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इट हैज, अब बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हैलोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन आता है, क्लोरीन, उसके बाद कौन आता है, फ्लोरीन, उसके बाद कौन आता है, ब्रोमीन, उसके बाद कौन आता है, आयोडीन। राइट, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम है, क्लोरीन से कम है, लेकिन ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा है। तो पढ़िए, इट हैज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। तो आप बताओ देन क्लोरीन अगर कंपेयर करोगे तो क्लोरीन से क्या कम है, लो है ना। among all the halogen halide boiling point is highest। बेटा अगर हम लोग लिखें HF, HBr, HCl और HI, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, बढ़ता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, बढ़ता है। लेकिन इसमें HF क्या है, एक्सेप्शन होता है, और HF का एक्सेप्शन क्यों होता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
HF एक्सेप्शन करता है, क्यों? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो अब आइए भैया चेक कर लिया जाए, अमंग ऑल हाइड्रोजन हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है बेटा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो जाता है? HF, क्यों? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो अब आओ भैया, तो यहाँ HF, अब जरा ऑप्शन तलाशो भाई, लो -1 लो HF, लो -1 लोअर एंड HF, कौन सा आंसर मैच कर गया? फर्स्ट। देखो और तो कहीं मैच ही नहीं करेगा ना, ठीक है। तो 57 का कौन सा आंसर हो गया? फर्स्ट। अब आगे आ जाइए, द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 17 हुज हाफ लाइफ इज मिली सेकेंड। बेटा जी ये जो ग्रुप 17 की बात कर रहे हो, अभी हमने आपसे बोला था ना कि ग्रुप नंबर में 100 जोड़ देना है, तो 113 है, 114 है, 115 है, 116 है, 117 है और 118, यानी किसकी बात करते हैं? इसकी। और ये कौन है? टेनिसाइन, TS। इसकी हाफ लाइफ क्या होती है? मिली सेकेंड में होती है। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो चूंकि बेटा ये सारे के सारे हैं मैन मेड, सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, इनको कुछ स्पेशल लैब में कुछ मिलीग्राम केवल बनाया जा सका है, इसलिए इनकी केमिस्ट्री के बारे में, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत कुछ नोन नहीं है ना इनके बारे में। तो एनसीईआरटी ने लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी ने लिखा है, ज्यादा आपके लिए जो जरूरी है इसमें जानना इनका सिंबल, इनका नाम क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना, और बहुत हो चुकी, मैं बोल रहा हूँ सारे रेडियो एक्टिव है, खास बात इनसे ये जुड़ी है, तो ज्यादा होगा इनके टी हाफ, अगर एनसीईआरटी ने दिया है तो उसे आप एनसीईआरटी खोल के अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो चलो भैया क्वेश्चन नंबर 58 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 का कौन सा आंसर हो गया भाई? फर्स्ट, टेनिसाइन, ठीक। आगे आइए, करेक्ट, फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज, बेटा जी फ्लोरीन के बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। क्या? फ्लोरीन अगर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसके लिए दो चीजें जिम्मेदार होते हैं। क्या? एक तो क्या है कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सारे हैलाइड आयन में सबसे ज्यादा होती है, तो हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है। मतलब अगर हम लिखें F-, Cl-, Br- और I-, तो यह हाइड्रेशन एनर्जी का या हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। एक तो ये फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। अभी आप पीछे लिख के आ रहे हो कि सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, उसके बाद ब्रोमीन की होती है, उसके बाद फ्लोरीन की होती है और उसके बाद आयोडीन की होती है, ठीक। और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करें तो इसकी क्लोरीन से कम होती है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें सबसे ज्यादा कौन है? Cl, उसके बाद कौन है? फ्लोरीन, उसके बाद कौन है? ब्रोमीन, उसके बाद कौन है? आयोडीन, ठीक। इन तीनों में से अगर किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो देखो टॉप पे जो सबसे प्रायोरिटी टॉप पे कौन आ गया? हाइड्रेशन एंथैल्पी। उसके बाद अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी नहीं है तो क्या सिलेक्ट करें? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और यह भी नहीं है तब जाकर के हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अगर तीनों फैक्टर एक जगह मिल जाए तो सबसे बेहतर आंसर हो गया। तो आओ भैया तलाश लो, फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, नहीं, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, ये बात तो बिल्कुल सही है। हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल, ठीक है। लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जब आप बात करते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप इसे कहां रखते हो बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अगर बात करें तो सबसे टॉप पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सबसे टॉप पे कौन पाया जाता है? सबसे टॉप पे कौन पाया जाता है? लिथियम। और सबसे नीचे कौन पाया जाता है? फ्लोरीन ना। तो इन इन ये जो एनर्जी लिखा है, इन सारी एनर्जी का एल्जेब्रिक सम ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा, राइट। तो अगर इनमें से कोई एक रीजन नहीं मिला तो इन्हीं सबके कारण सम्मिलित रूप से इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा हो जाता, सॉरी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा हो जाता है, सबसे नीचे आ जाती है। तो तलाशो भैया हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल लो, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे कौन आ जाती है? फ्लोरीन आ जाती है। तो आंसर कौन सा हो गया भैया? सेकेंड। तो 59 का कौन सा राइट आंसर है भाई? सेकेंड, ठीक। याद रखना, नॉन मेटल्स के लिए जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग, खास करके हैलोजन पढ़ते समय पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें दिया गया है। तो तीन एनर्जी मिलकर डिसाइड करती है। कौन कौन सी एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहां ऑर्डर सबका दिया गया है, राइट। यह वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव का मतलब 0 से लेकर के F माइनस तक जाने में निकलने वाली एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई, इसका मतलब F माइनस के पास बची एनर्जी सबसे कम, इसका मतलब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो वह 0 से माइनस में जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा रखेगा। और जो 0 से माइनस में सबसे ज्यादा जाएगा यानी उसका रिडक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो वह क्या होगा, सबसे बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा क्यों है, फ्लोरीन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोजीशन सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से तो कम ही है, ठीक है। तो चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाएं। अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ, बेटा जी लोन पेयर से निकालने हैं, आसान सी बात है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाई 2। तो अगर यहां निकालें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एलिमेंट कितना है, 8, टोटल वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट कितना, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो 3 की क्या हो जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 1। ये यहां भी लगा लो, ये यहां भी लगा लो, सब में आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1 और 1, राइट। तो कह रहे हैं द हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सब में फर्स्ट सेकंड और थर्ड सब में बेटा एक ही एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। असर्शन नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस, बिल्कुल सही बात है। क्यों, आओ देखा जाए। बेटा नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर नाइट्रोजन को रिएक्शन करना है तो फिर नाइट्रोजन का पहले 3 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और अगर नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड आप तोड़ोगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के रूप में बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके नाइट्रोजन रिएक्शन करेगा। तो अगर कोई बोलता है कि नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव है, ये बात सच है। कोई कारण पूछे कि क्यों लीस्ट रिएक्टिव है, तो हम बोलेंगे ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले तो ये बात हो गई। अब कह रहे हैं देन फास्फोरस, हाँ ये बात भी सही है। तो इसका मतलब फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली में देखा जाए तो फास्फोरस नाइट्रोजन से कम, नाइट्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ। और फास्फोरस अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों ना। तो आइए जरा इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो कह रहे हैं नाइट्रोजन तो फास्फोरस से लेस रिएक्टिव है, ये बात सही है, लेकिन अगर ग्रुप 15 की बात की जाए तो नाइट्रोजन सबसे कम रिएक्टिव है सारे एलिमेंट्स को लेकर के, बात फास्फोरस की नहीं हो रही है ना। और फास्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ग्रुप 15 में, सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लिया जाए। तो नाइट्रोजन सबसे कम रिएक्टिव क्यों है, ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड। और फास्फोरस सबसे ज्यादा क्यों है, आओ इसको देख लिया जाए। बेटा होता क्या है, फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, और जब ये P4 के रूप में पाया जाता है, जब किसी एक फास्फोरस के अराउंड हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है sp3, और sp3 के साथ क्या आ जाता है, एक लोन पेयर। तो यानी अगर हम किसी एक फास्फोरस के चारों तरफ ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री कैसी है, पिरामिडल, किसी एक फास्फोरस के चारों तरफ। लेकिन भाई इसमें तो 4 फास्फोरस है ना, तो इसका मतलब जब ओवरऑल ज्योमेट्री को निकालेंगे तो ओवरऑल ज्योमेट्री 4 फास्फोरस का सम मिलेगा आपको, 4 पिरामिड का सम, तो ओवरऑल ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, टेट्राहेड्रल। और जब इसकी ओवरऑल ज्योमेट्री आप टेट्राहेड्रल बोल देते हो, टेट्राहेड्रल, तो आप बताओ अगर रेगुलर टेट्राहेड्रल हो तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, 109। लेकिन बेटा यहाँ बॉन्ड एंगल P4 में बॉन्ड एंगल 109 होके क्या हो जाता है 60। और अब जरा सोचो, अगर बॉन्ड एंगल 60 हो गया तो सारे बॉन्ड पेयर कहां आ गए, दूसरे के पास। और अगर एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन बढ़ जाएगा। अगर बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन बढ़ जाएगा तो जो बॉन्ड बना उसके ऊपर मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन, तनाव बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड का टूटना आसान हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस से कम रिएक्टिव है, बात बिल्कुल सही है। अगर कोई बोलता है कि नाइट्रोजन ग्रुप 15 में सबसे कम रिएक्टिव है, यस, क्यों, ड्यू टू ग्रेटर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड। कोई बोलता है कि फास्फोरस नाइट्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई ये बोले कि फास्फोरस अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा रिएक्टिव, हाँ ये बात भी सही है, क्यों, ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन, बॉन्ड एंगल कम होने के कारण जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर से एक दूसरे के पास आ जाते हैं उसके कारण जो बॉन्ड बनता है उसके ऊपर तनाव बहुत ज्यादा होता है, बॉन्ड का टूटना आसान हो जाता है और रिएक्टिविटी ज्यादा। तो फास्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 15, क्यों, ड्यू टू ग्रेटर एंगुलर स्ट्रेन। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, नाइट्रोजन हैज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फास्फोरस, नहीं, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फास्फोरस से ज्यादा नहीं। नाइट्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या लेते हो, 0, और नाइट्रोजन की तुलना में अगर फास्फोरस को हम कंपेयर, तो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ न कुछ होती है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, पॉजिटिव, और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव ना। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जब बात करते हो फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम। तो ये बात तो गलत हो गई भाई। तो पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है। तो assertion इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो कौन सा आंसर हो गया भैया,
थर्ड, देख लीजिए एसर्शन, और उसको अगर एक्सप्लेन करते हैं तो एसर्शन करेक्ट है, लेकिन रीजन क्या हो गया, फॉल्स। आगे आ जाओ। Which of the following is not used is not a use of noble gas? ठीक, आर्गन को इलेक्ट्रिक बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, ये बात सही है, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। नियॉन एडवर्टाइजिंग ट्यूब्स में इस्तेमाल होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। रेडान रेडियोथेरेपी आप कैंसर में इस्तेमाल होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हीलियम ट्यूब्स आप साइकिल और स्कूटर, नहीं भाई, एरोप्लेन टायर ना, एरोप्लेन टायर। हीलियम को एरोप्लेन टायर, मेट्रोलॉजिकल बलून्स, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट बनाने के लिए एमआरआई एनएमआर में इस्तेमाल करते हैं ना। क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूब, मोटरसाइकिल और कार के ट्यूब में हीलियम नहीं, ज्यादा ज्यादा नाइट्रोजन भरते हैं, नहीं तो एयर भरते हैं। तो ये बात गलत हो गई। तो क्या पूछा था भैया, नॉट यूज ना, तो कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ठीक है, हीलियम हैज द लोएस्ट, बेटा जी हीलियम लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग ऑल द नोन सब्सटेंसेज ऑन अर्थ टिल नाउ। धरती पे अब तक जितने भी पदार्थ ढूंढे गए हैं उनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का होता तो हीलियम का होता है। ये एनसीईआरटी लाइन लिख रखा है, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहे आर्गन, अभी तो पीछे बल्ब वाला पढ़ी क्या रहे होते, बात तो सही है। क्रिप्टॉन आपने, नहीं भाई क्रिप्टॉन नहीं, बल्कि देखो रेडियो एक्टिव डीके की अगर बात किया जाए तो रेडियो एक्टिव डीके से कौन मिलता है, जब आप नोबल फैमिली एनसीईआरटी में खोलोगे, नई एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, मान लो पुरानी में है, तो अगर नोबल फैमिली आप खोल रहे हो तो जरा देखो ये है, बल्कि मैं पूरी चेन लिख देता हूं आपको, ये पूरी चेन ही लिख देता हूं। ये देखिए यह है फ्रेंसियम, एटॉमिक नंबर 87 है। ये क्या करता है बेटा, बीटा पार्टिकल निकाल देता है। तो बीटा पार्टिकल निकालते हो तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, तो क्या आ गया 88 रेडियम। और ये क्या करता है, अल्फा पार्टिकल निकाल देता है, तो अल्फा क्या है 2He4 होता है, राइट। तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है 86 रेडॉन, ये रेडॉन ना। तो कौन सी नोबल गैस रेडियोएक्टिव डीके से बनती है, अगर आपसे पूछा भी गया तो आंसर क्रिप्टन नहीं होगा, बल्कि कौन सा हो जाएगा, रेडॉन। तो ये बात तो गलत हो गई। और जेनान फॉर्म्स एक्सी बिल्कुल सही है, जेनान एक्सीएफ6 बना सकता है। तो क्या पूछा भैया, नॉट करेक्ट, तो कौन सा आंसर हो गया, थर्ड हो गया, फिर तो कोई बात ही नहीं है, नॉट करेक्ट। आगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। O3 यूज, हाँ बिल्कुल है, O3 को हम वाटर प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का भी वाटर प्यूरिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का, दोनों में एक अंतर है कि अगर क्लोरीन को आप वाटर को स्टेरलाइज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उस पानी में से क्लोरीन की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो आपको आती रहेगी, लेकिन अगर ओजोन का इस्तेमाल आप करते हैं स्टेरलाइज करने के लिए वाटर, तो उस वाटर में से कोई स्मेल आपको नहीं मिलेगी। अदरवाइज दोनों क्या करते हैं, वाटर को स्टेरलाइज करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, बात सही है। ठीक, कह रहे हैं इन O3 OO बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों, अगर आप डाई ऑक्सीजन देखोगे बेटा तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अगर ओजोन की आप बात करोगे तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलता है, 1.5 मिल जाता है, ये देखो। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो इन ओजोन OO बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर, बिल्कुल सही बात, ये बात भी सही है। O3 मॉलिक्यूल इज एंगुलर इन शेप, देख लो सामने है, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं क्या पूछा भैया, सेलेक्ट इनकरेक्ट ना, नन ऑफ दिस, कोई गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं बेटा, सबके सब स्टेटमेंट क्या है, सही। ठीक, आगे आ जाइए। कह रहे हैं द ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैविंग दिस बॉन्ड, बेटा जी आप इसकी बात करो, ये क्या है, पेरोक्साइड बॉन्ड। सल्फर के 2 ऑक्सी एसिड हम लोग पढ़ते हैं जहां पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। देखो पहला एसिड होता है बेटा H2S2O8 पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड या मार्शल से एसिड, और दूसरा होता है H2SO5 पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या कैरोज एसिड। ठीक, अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां देखो सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, और अब यहां लगा है OH, इधर लग गया है OH, यहां डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये किसका, मार्शल्स या पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहां क्या लगा दिया OH डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब आपसे क्वेश्चन में जो पूछा गया था बेटा, क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया पेरोक्साइड बॉन्ड चाहिए, क्वेश्चन में देखो ये नहीं पूछा गया पेरोक्साइड बॉन्ड ना, क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, आपको SOOOH बॉन्ड चाहिए, ये वाला बॉन्ड चाहिए, राइट। तो इसमें तो कहीं मिलेगा नहीं,
इसमें SOO के बाद S मिल जाएगा। देखो अगर आप S से शुरू भी करो तो क्या मिल जाएगा, S मिल जाएगा, H तो मिलेगा नहीं। लेकिन यहां जब आप चलोगे तो देखो ऊपर वाला बॉन्ड आपका मैच कर गया या नहीं मैच कर गया। ठीक, तो इसका मतलब ये जो दे रहे हैं ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं ना। आंसर कौन हो गया, H2SO5। ठीक, तो ये जो बोथ दे रहे हैं यानी इसमें तो है पेरोक्साइड बॉन्ड, लेकिन जो पूछ रहे हैं ये नहीं है ना, तो इसलिए आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। इन ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर बेटा जी अगर SO2 की बात करें, SO3 की बात करें ना, तो यहां जो बॉन्ड SO2 में जो बॉन्ड होता है पाई वाला वो होता है P पाई प्लस P पाई D पाई। SO3 की बात करें एक होता है यहाँ P पाई प्लस दो होते हैं P पाई D पाई। लेकिन अगर इसी का हम H3O9 बना लें बेटा तो सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड। अब ये जो बाहर वाले आपको 6 मिल रहे हैं, हर में एक पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे 6 के 6 पाई बॉन्ड बनते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ P पाई और D पाई। इसमें P पाई कोई नहीं होता, P पाई D पाई होते हैं। तो तलाशो भाई 6 है, ये तो भाई होगा ही नहीं क्योंकि दोनों दिया है। 6 है, 6 P पाई नहीं, ये भी गलत हो गया। 6 है, हाँ ये आंसर हो गया 6 है, लेकिन 6 के 6 क्या है, ये तो 0 हो गया। तो सारे के सारे कैसे हैं, P पाई D पाई, बिल्कुल सही बात। आगे, Which of the following is true for the interhalogen compound? ICl is more reactive than I2, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर इंटरहेलोजन कंपाउंड में रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन हो जाता है, फ्लोरीन, उसके बाद होता है इंटरहेलोजन कंपाउंड, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन और उसके बाद क्या होता है, आयोडीन। अब प्रश्न उठता है इंटरहेलोजन कंपाउंड हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। हाँ, क्यों होती हैं, क्योंकि बेटा ये सारी की सारी क्या होती हैं, पोलर, और ये सारी की सारी क्या होती हैं, नॉन पोलर ना। तो अगर ये पूछा गया कि इंटरहेलोजन कंपाउंड, ये इंटरहेलोजन कंपाउंड है, पेरेंट हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव, ये बात सही है, तो ये बात तो सही है और ट्रू पूछा ही है, तो लो पहली बात सही हो गई। अच्छा नहीं, नीचे आलाप दीजिए, सब पढ़ना पड़ेगा। इन BrF3 मॉलिक्यूल द लोन पेयर ऑक्युपाइज इक्वेटोरियल, बिल्कुल सही बात है बेटा। जब हम लोग इसके क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखो जरा, इस क्वेश्चन में यहाँ फ्लोरीन है ना, यहाँ क्या लग गया, फ्लोरीन, और यहाँ क्या लग गया, फ्लोरीन, ये क्या है, फ्लोरीन। तो लोन पेयर कहां जाता है, इक्वेटर पे जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अमंग द इंटरहेलोजन कंपाउंड्स मैक्सिमम नंबर, हाँ बेटा एक ही है IF7, इसके अलावा कोई इंटरहेलोजन कंपाउंड नहीं है जहां सब मिला के 8 आइटम्स पाए जाएं, ये मैक्सिमम है, 8 नहीं। इसके बाद जितने भी इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आप पढ़ते हो, जितने भी पढ़ते हो आप, उन सब में सब 6 ही आइटम पाए जाते हैं, बस 6 से ज्यादा नहीं। ये इकलौता इंटरहेलोजन कंपाउंड जहां कितने आइटम होंगे, 8 ना, इसके अलावा 6 से ज्यादा नहीं है। ठीक, तो चलो भैया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है ना। अमंग इंटरहेलोजन कंपाउंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम आयोडीन फ्लोराइड, ठीक है। तो भैया चारों सही, मतलब चौथा है, तीनों सही है। अगला बेटा यहां तो कुछ करना नहीं है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा दे दिया गया है उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो देख लो भाई सबसे ज्यादा वैल्यू कौन दी गई है, 1.7, हाँ तो सबसे टॉप पे कौन हो गया, BrO4 माइनस, फिर IO4 माइनस और फिर ClO4 माइनस। तो आंसर तलाश लो भाई, सबसे टॉप पे होना चाहिए BrO4 माइनस, ClO4 माइनस, IO4 नहीं, Br उसके बाद आयोडीन उसके बाद ClO4 सबसे कम होना चाहिए। तो देखो Br, ये थर्ड इज राइट आंसर। ये कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख लेना है, और जिसमें वैल्यू जितनी ज्यादा हो जाएगी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, तो ये तो आंसर मान लो सीधे आ गया। आगे, वन गैस ब्लीचेस द कलर ऑफ फ्लावर बाय द रिडक्शन एंड अनदर गैस ऑक्सीडेशन गैस शिफ्ट। हाँ बेटा जी देखो, सल्फर डाइऑक्साइड एज ए ब्लीचिंग रिएजेंट है, ये क्या है, ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग में 3 क्वेश्चन आता है, क्या कि जो भी ब्लीचिंग रिएजेंट है उसका ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन के कारण जो ब्लीचिंग होता है वो परमानेंट होता है, और रिडक्शन के कारण जो ब्लीचिंग होता है वो टेम्परेरी होता है। और तीसरा क्वेश्चन होता है वह ड्राई कंडीशन में ब्लीच करेगा या ब्लीच करने के लिए मॉइस्चर की जरूरत पड़ेगी। 3 तरह से बनते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग एक्शन है ड्यू टू रिडक्शन,
ठीक। और रिडक्शन के कारण होने वाला ब्लीचिंग टेम्परेरी होता है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेरी ब्लीचिंग ना। और तीसरी बात क्या है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को आप ड्राई के साथ ले लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जिसको भी ब्लीच करना है शर्त है वो भीगा होना चाहिए, यानी ये ड्राई ब्लीचर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, वेट ब्लीचर। वेट ब्लीचर, यह ड्राई ब्लीचर के काम नहीं करेगा, वेट ब्लीचर। और कोई दूसरी बात, क्लोरीन की बात कर ले तो ये तीनों चीजें क्लोरीन के लिए आएंगी। क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है बेटा ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक। ऑक्सीडेशन के कारण होने वाला ब्लीचिंग क्या है, परमानेंट, परमानेंट, ठीक। और यह भी क्या है, ड्राई ब्लीचर नहीं है, यह भी मॉइस्चर ना हो तो ब्लीच नहीं करेगा, यह भी क्या है, वेट ब्लीचर। लेकिन अगर ये ओजोन की बात कर ले ना, तो देखना जरा, ओजोन का ब्लीचिंग एक्शन होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक। और ऑक्सीडेशन के कारण होने वाला ब्लीचिंग क्या है, परमानेंट। और यह ड्राई ब्लीचर है, इसको मॉइस्चर की जरूरत नहीं है, यानी ओजोन को अगर ब्लीचिंग एक्शन शो करना तो मॉइस्चर की कोई जरूरत नहीं है, मॉइस्चर की। और सिमिलरली H2O2 की अगर बात कर लें, यह भी ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, तो इसका भी ब्लीचिंग एक्शन क्या है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का कारण क्या है, परमानेंट। और H2O2 को ब्लीचिंग एक्शन शो करने के लिए जो जिस सब्सटेंस को ब्लीच आप कर रहे हो भीगा हुआ जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, ड्राई ब्लीचर की तरह काम करेगा। तो अब भैया अपना आंसर तलाश लो। कार्बन वन गैस ब्लीचेस द कलर ऑफ फ्लावर बाय द रिडक्शन एंड अदर गैस बाय द ऑक्सीडेशन। तो कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, उसके अलावा गैस बोल रहे हैं तो ओजोन भी हो सकती है। तो देखो भाई, लोग ज्यादा जाना ही नहीं है, यही मिल गया ऑक्सीडेशन। पहला रिडक्शन, दूसरा ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, पहले ऑक्सीडेशन एंड देन रिडक्शन। इन्होंने रिस्पेक्टिवली में पहले क्या पूछा है आपसे, रिडक्शन एंड देन ऑक्सीडेशन, इसलिए कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। आगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर द गिवन बॉन्ड एंगल। बिल्कुल सही बात है बेटा, क्यों, इन सबका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे तो इन सबका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। लोन पेयर निकालोगे, यहाँ 0 लोन पेयर है, यहाँ 1 लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, लोन पेयर कम तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, इसलिए ये आंसर बॉन्ड एंगल का बिल्कुल सही है। करें स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। बेटा जी आप बताओ, जब हम एसिड की बात करते हैं तो आप बोलते हो HClO और यहाँ बोलते हो HClO4, आप बोलते हो ये क्या सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब पानी के अंदर H+ देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक। यहां आ जाओ, ये सबसे वीक एसिड है, इसका मतलब पानी के अंदर H+ देने की टेंडेंसी सबसे क्या है, कम है। अब आप खुद सोचो, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पानी के अंदर इसका मतलब H+ देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब H+ देने के बाद जो स्पीशीज बनेगी, ये स्पीशीज H+ को लेना क्या है, सबसे कम चाहेगी। और अगर ये स्पीशीज वाटर मॉलिक्यूल के मतलब हाइड्रोजन को सबसे कम लेना चाहेगी, इसका मतलब ये इसी रूप में बने रहना चाहेगी। और अगर ये इसी रूप में बनी रहेगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यहां आ जाओ, ये सबसे गंदा एसिड है, इसका मतलब H+ देना ही नहीं चाहता। और अगर इसने H+ दे दिया तो जो साथ वाला बना है वो तेजी से क्या करे, क्योंकि H+ देना ये चाहता ही नहीं, तो जो साथ वाला वो तेजी से H+ लेना चाहेगा। और अगर H+ लेना चाहेगा यानी सेलो माइनस ग्रुप में पाए जाने की टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं स्टेबिलिटी इन एक्वस मीडियम, ये बात भी बिल्कुल सही है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी एक्वस मीडियम उतनी ज्यादा होती है। सही है। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है तो निकाल ही लोगे भैया, यहाँ क्या है +7, यहाँ क्या है +5, यहाँ क्या है +3, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं बेटा, ये गलत है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का उल्टा होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। एसिडिक स्ट्रेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी, एसिड की बात हो रही, कॉन्जुगेट की नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर इज inversely proportional to oxidation number and also stability is inversely proportional to oxidation number। ठीक है, तो ये ऑर्डर गलत है। तो क्या क्या सही है भैया, A, B और C। नहीं क्या पूछा है यार, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, केवल गलत आपको बताना, तो क्या ओनली D, केवल D गलत है, बाकी सब सही है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर SO2 गैस, इट हैज ए ड्राई, अभी बात करके आ रहे हो बेटा, ये ड्राई ब्लीचर नहीं है, वेट ब्लीचर है, तो ये बात तो गलत हो गई। इन द फॉर्मेशन ऑफ SO3 सल्फर यूटिलाइजेस सेकंड एक्साइटेड स्टेट। आओ जरा चेक कर लो भाई, सल्फर का बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3s2 3p4 है, S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, और D कैसा है, खाली। अब आप बताओ, अगर हम SO2 को बनाएं, सॉरी अगर हम SO2 को बनाएं तो इसका जरा एक स्ट्रक्चर बनाओ यहाँ,
सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4। अगर सल्फर ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। और आप बताओ ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो ये तो बना नहीं सकता। तो अगर सल्फर को SO2 बनाना है तो कम से कम 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम करें क्या? इसको एक्साइट करें, और जब इसको एक्साइट करेंगे तो एक यहां जाएगा और यहां क्या बच जाएगा? एक अब बन जाएगा, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब सल्फर ने जब SO2 बनाया है तो सल्फर सेकंड नहीं बल्कि किसका है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का इस्तेमाल कर। हाँ, SO3 बनाना हो तो अगर SO3 बनाना है बताओ क्या करोगे? एक बॉन्ड और, अभी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, तब इसे एक्साइट करोगे, तब सेकंड आ जाएगा बेटा। यहाँ एक बच जाएगा और एक वहां जाएगा। तो अगर SO2 की बात करते हो तो यह कैसे बना? सल्फर के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। SO3 की बात करते हो तो बोल सकते हो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक, तो ठीक है, ये बात गलत हो गई, ये बात गलत हो गई, पहला दूसरा गलत हो गया। इट हैज 1 p पाई d पाई, अभी बात करके आ रहा हूं, ये बात तो बिल्कुल सही है। एंड इट एक्ट एज मिक्स एनहाइड्राइड, ये बात भी गलत है। तो क्या पूछ रहे हैं भैया? इज आर करेक्ट, तो कौन सी बात सही हो गई भाई? केवल सी, ओनली सी, बाकी सब गलत दिया है ना। चलो आगे, कॉमर्शियल सोर्स। बेटा एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की लाइन है कि हीलियम का कॉमर्शियल सोर्स क्या है? नेचुरल गैसेज ना, नेचुरल गैसेज, ये नेचुरल गैसेज है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी हैं, रेडियो एक्टिव मिनरल्स भी हैं, और कौन से हैं? यूरेनाइट, मोनाजाइट, क्लेबाइट, पिच ब्लैंडी, इन सब मिनरल्स के जो इंटरस्टेशियल स्पेस होते हैं, चूंकि रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं तो उनके स्पेस में जो अल्फा पार्टिकल निकालते हैं, तो इनके इंटरस्टेशियल स्पेस में अल्फा पार्टिकल हीलियम ट्रैप होती है। तो लेकिन वो कॉमर्शियल सोर्स नहीं है ना, वो पाया जाता है, कॉमर्शियल सोर्स नहीं है। ठीक, और एयर तो मान लो कोई मतलब ही नहीं है, पाया तो एयर में जाता है, एयर में सारी नोबल गैस पाई जाती है, केवल रेडान नहीं पाई जाती, केवल रेडान नहीं पाई जाती। लेकिन एयर भी कॉमर्शियल सोर्स नहीं है, तो कॉमर्शियल सोर्स है नेचुरल गैसेज। Which of the following order is not correct? स्टेबिलिटी नहीं बेटा, जितना साइज बड़ी होगी चार्ज का डिस्पर्सल उतना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी अगर आपको लिखना है, F3 माइनस से ज्यादा होगा, Cl3 माइनस से ज्यादा होगा, Br3 माइनस से ज्यादा होगा, I3 माइनस, क्यों? ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। सब पे चार्ज वही है, लेकिन I3 माइनस पे चार्ज ज्यादा एरिया पे फैला है ना, डेंसिटी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। और I3 माइनस और F3 माइनस पे वही चार्ज कम एरिया पे फैला है, डेंसिटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम है। तो ये तो गलत हो गया भाई। कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऐसे, हाँ ठीक है, वेपर प्रेशर क्यों? इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर ना होती तो सबसे ज्यादा होता वेपर प्रेशर ना, लेकिन चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है तो इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। ऑक्सीडाइजिंग पावर भी पीछे आप देख के आ रहे हो, बिल्कुल सही ऑर्डर है ना। और क्या कह रहे हैं? बॉन्ड एंगल, तो क्या पूछा गया? इज नॉट करेक्ट। तो एक तो आपको नॉट करेक्ट मिल गया, तो इसका मतलब ये सही होगा। और बॉन्ड एंगल निकाल सकते हो भाई, इतना मुश्किल काम कोई नहीं है। इसमें आप जानते हो 104 के आसपास होता है, 104.5 के आसपास ना। Cl2 में इससे ज्यादा, Cl2 इससे कम क्यों? यहां देखो, ये क्लोरीन और ये ऑक्सीजन दिया गया है। तो ये बल्कि कह सकते हो डेटाबेस क्वेश्चन हो गया, ये डेटाबेस क्वेश्चन हो जा रहा है। ठीक, तो चलो खैर, हमको आंसर तो हमारा पहला मिल ही गया था ना। 74, विच फ्लोराइड इज आइसोस्ट्रक्चरल। बेटा देखो, आइसोस्ट्रक्चरल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर निकालना है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। लोन पेयर निकालो भाई, 7 और 1 8, 8 में से 2 चला गया, 6, 6 को 2 से डिवाइड करो 3। अब जहां जहां 2 और 3 मिल जाएंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, वो सारा इसके आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएगा। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड है, होगा नहीं, 6 सिग्मा बॉन्ड होगा नहीं, यही मिल रहा है, देख लो आंसर आ गया। लो आंसर है। ठीक, और इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 75 है। इसके बाद अब आपको आगे का डिस्कशन संजीव सर कंटिन्यू करेंगे, तो संजीव सर के साथ आप आगे का डिस्कशन कंटिन्यू कीजिए बेटा। थैंक यू वेरी मच। तो अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 75। इसमें देखिए हमारा एस्पिरेशन रीजन का एक क्वेश्चन है, और इसमें दिया हुआ है HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KI विद कंसंट्रेट H2SO4। यानी कि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। KI की रिएक्शन अगर हम लोग H2SO4 कंसंट्रेट से करेंगे बेटा, देखिएगा
तो कंसंट्रेट H2SO4 से पहले सिंपलेस्ट जो हमने उम्मीद की थी रिएक्शन की वो ये कि ये हाइड्रोजन इस आयोडीन के साथ यानी आयोडाइड के साथ रिएक्ट कर लेगा और HI बना देगा और HI बनाने के बाद ये हमारा K2SO4 बन जाएगा। तो हमने सोचा था कि इस रिएक्शन में HI बनना चाहिए, लेकिन वो ये कह रहा है कि HI कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ KI एंड कंसंट्रेट H2SO4। इसका रीजन क्या? इसका रीजन ये है सर कि H2SO4 कंसंट्रेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये नेक्स्ट स्टेप में आगे HI की रिएक्शन H2SO4 से हो जाती है और ये HiI2 में कन्वर्ट हो जाता है और H2SO4 SO2 में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, या सिंपलेस्ट टर्म में कहें तो H2SO4 रिड्यूस हो जाता है SO2 में एंड HI ऑक्सीडाइज हो जाता है I2 में ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो ये इसका पूरा बेसिक थीम है, हम लोग पढ़ लेते हैं अब आगे। रीजन क्या दिया हुआ? रीजन कह रहा है HI हैज लोएस्ट HX बॉन्ड स्ट्रेंथ अमंग हैलोजन एसिड। तो ये बात तो सही है कि HF, HCl, HBr एंड HI में HI की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है बिकॉज बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और HF की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये भी बात सही है, लेकिन ये रीजन एसरेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये है कि HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये फर्दर रिएक्शन कर लेता। तो एसरेशन भी सही, रीजन भी सही, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। बोथ एसरेशन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ग्रुप 16 एलिमेंट हैव लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। पहले लिख लेते हैं क्या कह रहा है, डेल्टा IH यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, यहां फर्स्ट लिख दिया। और किसकी बात हो रही है, चलिए हम लोग ले लेते हैं पहले 15 और यहां पर लिख लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ ग्रुप 16 और ये बता रहा है ये ज्यादा है। ये बिल्कुल सही बात है, ग्रुप 16 एलिमेंट की लोअर वैल्यू है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की इन कंपैरिजन टू ग्रुप 15 एलिमेंट। और रीजन क्या? रीजन सब लोग जानते हैं कि ग्रुप 15 एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होती हैं और सिमेट्रिकल होने की वजह से उनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए उनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना टफ होता है या हाई एनर्जी पे करनी पड़ती है। तो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल इन ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर मोर स्टेबल। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अदर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है। ग्रुप 16 एलिमेंट हैव स्मॉलर साइज देन ग्रुप 15 एलिमेंट। ये बात भी ठीक है कि ग्रुप 16 एलिमेंट अगर सेम पीरियड में है तो साइज छोटा होगा, लेकिन इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात यहां पर हम लोगों को करना है कि ग्रुप 16 एलिमेंट कंटेन डबल बॉन्ड। देखो ग्रुप 16 का साइज अगर छोटा है तो साइज छोटा होने पे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता। ग्रुप 16 एलिमेंट कंटेन डबल बॉन्ड व्हाइल ग्रुप 15 एलिमेंट हैव ट्रिपल बॉन्ड। ये तो मॉलिक्यूलर स्टेज की बात है, हम लोग को आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक स्टेज में निकालनी है। ग्रुप 16 एलिमेंट हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। ग्रुप 16 एलिमेंट के पास p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये बात सही है, लेकिन इससे हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए थर्ड भी नहीं एक्सप्लेनेशन सही है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑप्शन सही है। 76 का फर्स्ट लेंगे। 77 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रुप 16। इनकरेक्ट बताना है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों आपको सावधान रहना चाहिए कि जब इनकरेक्ट पूछे तो पूरे ऑप्शंस हमें चेक करने चाहिए। चलिए चेक करते हैं। ऑल द हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर पॉसेसेस रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। अब सर ये क्या कहना चाहता, देखिए सर ये जैसे कि है वाटर, ये है हमारा H2S यानी कि सल्फर का हाइड्राइड, इसी तरीके से टेलुरियम का हाइड्राइड सबसे नीचे आता है। अब बेटा आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी,
और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, अगर बॉन्ड लेंथ का वैल्यू इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी, और बॉन्ड एनर्जी घटेगी तो बच्चा ये सबसे जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा। जितना बॉन्ड बड़ा होगा उतनी जल्दी टूटेगा, और जितनी जल्दी कोई H देता है वो उतनी ही जल्दी हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है सब्सटेंस, और दूसरे को उतनी जल्दी रिड्यूस करता है। दैट मीन्स रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ नीचे जाने पर ग्रुप 16 हाइड्राइड में इंक्रीज करती है, और H2O की वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट पावर होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग पावर शो ही नहीं करता। तो ऑल द हाइड्राइड एक्सेप्ट प्रोसीजर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ये बात सही है, लेकिन मुझे तो इनकरेक्ट पे जाना है। ये ऑप्शन मेरा जरूर सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, बट मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं माना जाएगा। द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम H2O टू H2SE, ये भी बात सही है। नीचे जाने पर आसानी से H+ देने की टेंडेंसी भी है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। SF6 is exceptionally stable for steric reason, ये बात सर बिल्कुल सही है। जैसे कि ये SF6 है, SF6 में पहली बात तो बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी है, और दूसरी बात ये फ्लोरीन बहुत छोटे हैं, इस वजह से इनके बीच में लीस्ट स्टेरिक रिपल्शन इफेक्ट लगता है, तो ये स्टेबल है। अगर हम यहाँ पर सल्फर के साथ Cl ऐड कर देंगे तो बड़े बड़े Cl के बीच में स्टेरिक रिपल्शन लगेगा, इसलिए ये अनस्टेबल हो जाएंगे और एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये स्टेबल है, एग्जिस्ट कर पाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग ये ले लेते हैं, सेलेनियम ले लेते हैं और इसके साथ फ्लोरीन लेते हैं, तो फिर बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये बॉन्ड भी ब्रेक होना आसान हो जाएगा। सो ये पॉइंट भी हमारा सही है, लेकिन मुझे इनकरेक्ट चाहिए। मुझे लग रहा है फोर्थ वाला ऑप्शन मुझे करेक्ट बताना होगा। H2S इज मोर एसिडिक देन H2T, तो ये बात आप समझ लीजिए। नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो H2T की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू H2S। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और मैं सही आंसर मानूंगा 77 का फोर्थ। Which of the following formula represent fuming sulfuric acid, यानी कि ओलियम। सब जानते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड SO3 का मिक्सचर होता है। जब इनको मिलाते हैं तो H2H2O7 बनता है। H2H2O7 को ही हम लोग ओलियम कहते हैं। इस तरह से बेटा हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 79। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव बिकॉज, ओजोन की ज्यादा कंसंट्रेशन लेना एक्सप्लोजन को न्योता देना है। क्यों है ऐसा? तो देखिए सर, जैसे अगर हम लोग O2 से बनाना चाहते हैं ओजोन, ये NCERT में आपको मिल जाएगा, तो बेसिक इंफॉर्मेशन लीजिए। 3 मोल O2 मिलकर 2 मोल ओजोन बनाते हैं, और सर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये बहुत ही क्विकली वापस ऑक्सीजन में टूट जाता है, और जब ये रिएक्शन वापस जाएगी रिवर्स, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक सर जी। अगर O3 O2 में वापस बदल जाए तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी। अगर कहीं पे ओजोन ज्यादा मात्रा में है तो जल्दी जल्दी O2 में बदलेगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी जो एक्सप्लोजन करा सकती है। इस तरह से हम लोग अब पढ़ लेते हैं, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। सर बिल्कुल सही बात है, ओजोन हाईली अनस्टेबल है। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाना फ्रॉम ओजोन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर ये भी सही है। और गिव्स एनर्जी चेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज लार्ज नेगेटिव। ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि ओजोन अनस्टेबल है, वो खुद ही O2 में टूटना चाहता है, तो डेल्टा G निगेटिव है, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस है। दैट मीन्स चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, और हम यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80।
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज हाईएस्ट एनर्जी। आपने कैटेनेशन एक हेडिंग पढ़ा होगा, आपने पी ब्लॉक में बॉन्ड एनर्जी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में ये वैल्यू भी दी हुई है टेबल्स में। तो सर क्या होता है कि जो सल्फर सल्फर है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सल्फर सल्फर बॉन्ड में सिंगल सिंगल बॉन्ड की बात हो रहा, उसके बाद सेलेनियम सेलेनियम, उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और फिर हमारा आ जाएगा टेलुरियम बॉन्ड टेलुरियम। ये सर ऑर्डर होता है बॉन्ड एनर्जी का। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा होती है जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। जितना बॉन्ड लेंथ लोएस्ट होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि स्मॉल बॉन्ड में पास पास एटम रहते हैं जिसकी वजह से ग्रिप उनकी या ओवरलैपिंग स्ट्रांग होती है। उस हिसाब से तो ओ बॉन्ड स्मॉलेस्ट होता है, ओ का साइज सल्फर से और सेलेनियम से छोटा है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जितना बॉन्ड लेंथ छोटा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा। बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्यों हो गया? क्योंकि सर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और सर जितना छोटा साइज होगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनमें एक रिपल्शन क्रिएट होगा और इस बॉन्ड पे टेंशन आ जाएगा, जिससे ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा और कम बॉन्ड एनर्जी की नीड होगी। और इसलिए सल्फर में भी हालांकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें रिपल्शन कम है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। सेलेनियम में सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूर हैं लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी कम है। तो इसमें हम लोग को हाईएस्ट एनर्जी किसकी करनी है? थर्ड की, और ये पूरा ऑर्डर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, among H2O, H2S, H2SE, H2T, the one with highest boiling point is। सर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपने बहुत पढ़ा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हमें करना होता है? वैसे तो हम लोग जानते हैं कि फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा है इसको, कोवैलेंट कंपाउंड में बॉइलिंग पॉइंट सर प्रोपोर्शनल होता है साइज के। अगर साइज नहीं है तो आप मोलर मास भी ले सकते हो, मोलर मास भी ले सकते हो, साइज और मोलर मास। तो हम लोग मोलर मास के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो H2O से ज्यादा H2S, फिर H2SE, फिर H2T, यानी कि नीचे जाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए क्योंकि मोलर मास बढ़ रहा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बॉइलिंग पॉइंट एकदम से ज्यादा हो जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप चाहे याद कर लें चाहे इसको समझ लें, सबसे कम जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 16th ग्रुप के हाइड्राइड में वो H2S का है, उससे ज्यादा H2SE, उससे ज्यादा सर H2T और सबसे ज्यादा H2O। अब H2O का मोलर मास सबसे कम है बट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ये एक्सेप्शन क्यों आ गया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है H2O बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो 81 का फर्स्ट ऑप्शन सही माना जाएगा। H2T का सेकेंड हाईएस्ट होता है बिकॉज ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट, हाईएस्ट नहीं दिखाना चाहिए था। H2S का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हायर मॉलिक्यूलर वेट है ही नहीं, कम है। H2SE भी बीच का है तो उसकी बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82, बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन। तो बॉन्ड एंगल आपको पता है इन केस ऑफ हाइड्राइड, इन केस ऑफ हाइड्राइड, ये बेसिक बात आपने कई बार सीखी होगी, अभी आपको फिर से बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ग्रुप 15 है तो उसमें सर आपके पास हाइड्राइड NH3 होता है, PH3 होता है, ASH3 होता है, SbH3 होता है। सिमिलरली अगर हम लोग ग्रुप 16 की बात करें तो ग्रुप 16 में H2O होता है, H2S होता है, H2SE होता है, H2Te होता है।
ऐसे आप ग्रुप 17 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप ऊपर से नीचे जाएं तो कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए कंपैरेटिवली। और ऊपर से नीचे आने पर सर क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करता जाता है, बॉन्ड का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और बॉन्ड जितना बड़ा होगा जल्दी टूटेगा, यानी कि बॉन्ड एनर्जी उतनी डिक्रीज करती जाएगी नीचे जाने पर, और बॉन्ड एनर्जी सर डिक्रीज करेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करेगी, और थर्मल स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज करेगी तो जल्दी एच देगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा सर, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। आप लोग ने ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग को याद होना चाहिए। सेम पैटर्न ग्रुप 14 में भी कर सकते हैं और ग्रुप 17 में भी कर सकते हैं, सेम पैटर्न चलेगा। लेकिन इसमें कुछ बातें और हैं हमारी, और वो सर क्या है, अगर हम लोग बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता है। अब क्यों डिक्रीज करता है ये बॉन्डिंग में आप देख सकते हैं, जैसे H2O है तो उसमें सेंट्रल एटम की तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन की तरफ, तो बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है। जितना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम की तरफ होगा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, और जितना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर एटम की तरफ होगा बॉन्ड एंगल छोटा होगा। सर इस बात का ध्यान रखिएगा, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता चला जाता है। इसी तरीके से आप इसमें और बातें भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज होता है। इतने से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बॉन्ड एंगल इसमें फर्स्ट का सबसे ज्यादा है, वैसे तो 104.5 डिग्री होता है, बट कई जगह इसको अप्रॉक्स 105 डिग्री कहते हैं, ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। और H2S का सर बॉन्ड एंगल 92 डिग्री होता, बाकी सब 90 के नियर है। तो इस तरीके से बॉन्ड एंगल को हम लोग देख लिया। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, रिड्यूसिंग पावर के लिए बात की है। अभी देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, और ये ग्रुप 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो। अब 17 में हम लोग ऐसा बना ले, पहले HF के नीचे HCl, फिर HBr, फिर HI, और सर इसको कंपेयर कर दें तो इसमें आप देखेंगे नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है। इसका मीन्स ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द हैलोजन एसिड इज लिक्विड। तो अब बात अगर लिक्विड वाली आ गई है तो सर आपको ये देखना चाहिए कि HCl, फिर HBr, फिर HI, क्योंकि मोलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बट इन सबसे ज्यादा सर HF का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और HF का सर बॉइलिंग पॉइंट होता है 19 डिग्री सेल्सियस। इस हिसाब से कहें तो रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर ये सभी लोग गैसेस हैं, ये 19 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट है। लेकिन अगर सर्दियों के मौसम की बात कर रहे हैं यानी 16-17 डिग्री पे, तो ये सर हमारा लिक्विड है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूरी तरीके से सही नहीं है कि कौन लिक्विड। अब कंपैरेटिवली पूछ रहा है तो मैं ऑप्शन फर्स्ट करा दूंगा, नहीं तो जनरल देखा जाए तो कोई भी लिक्विड नहीं है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस तरह से हमने इसका आंसर फर्स्ट कर दिया। द नोबल गैस विच फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। आपको सर पता है हीलियम कोई कंपाउंड नहीं बनाता, नियॉन कोई कंपाउंड नहीं बनाता, आर्गन कोई कंपाउंड नहीं बनाता। जो क्रिप्टॉन होता है सर, क्रिप्टॉन एक कंपाउंड KrF2 बनाता है, और जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। XCF2 है, जैसे XCF4 है, XCF6 है, XCO3 है, XCO4 है, और जितने ये कंपाउंड लिख रहा हूं इसमें ये होमवर्क की तरीके समझ लो, इन सबके हाइब्रिडाइजेशन जेनॉन के, इनकी शेप, इनमें बॉन्ड
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्सर क्वेश्चन में आता है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। इसी तरीके से XCO2F होता है एक, इसी तरह से एक मेरा होता है XCO2F2 सॉरी, और एक होता है XCO3F2। ये सब के आपको इस तरीके बहुत सारे कंपाउंड ज़ेनॉन के मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कंपाउंड है वो ज़ेनॉन का है। और इसके बाद रेडॉन आता है, रेडॉन का भी एक कंपाउंड होता है RnF2 एक कंपाउंड होगा। तो मुझे थर्ड के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑर्डर इज रॉन्ग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सब जानते हैं ऑर्डर, बहुत इजी है, पीरियोडिक टेबल में भी किया है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है। वैसे तो ClFbRI2 करना चाहिए, बट ऐसा ही PYQ में भी क्वेश्चन आया हुआ है मिलता जुलता। तो जो सही ऑर्डर है सर वो Cl2F2Br2 एंड I2 है। किसका? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो ये पूछ रहा है रॉन्ग, तो यहां पर सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा था, तो ये रॉन्ग हो गया। थर्मल स्टेबिलिटी HF HCl HBr HI, अभी देखो यहां पर हम लोग ने डिस्कस किया था, यहां पर ये देखो डिस्कस किया था, ये हमने क्या लिखा हुआ है, थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज करता है। तो HF सबसे ऊपर है, तो थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पर डिक्रीज होता है, तो ये हाईएस्ट थर्मल स्टेबल है। बॉन्ड लेंथ छोटी है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये ऑर्डर सही है, लेकिन ऑप्शन वाइज हमें ये नहीं लेना है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर HClO से ज्यादा HClO2, फिर HClO3, फिर HClO4। कई बच्चों को लगेगा ये सही लिखा है, क्योंकि बच्चों ने सीखा है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगी सर, उतना मुझे लग रहा है कि ये देखिए यहाँ +1 +3 +5 +7, तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा। लेकिन आप इसको एक्सेप्शनली मान लें, लर्न कर लें, अभी समझा भी दूंगा, ये ऑर्डर रॉन्ग है सर। ऑक्सीडाइजिंग पावर प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होती है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस है, और एक्सेप्शनल केस बच्चा क्या है, HClO की सबसे ज्यादा, फिर HClO2, फिर HClO3, फिर HClO4 की ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि HCl बहुत अनस्टेबल है और ये बहुत जल्दी नेसेंट O निकाल देता है। जो नेसेंट O निकाल देता है खुद हो जाता है रिड्यूस और दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज। इसलिए HClO बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन करेगा, यानी ये ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था, इसलिए ये भी रॉन्ग है। स्टेबिलिटी ऑफ ClO-, अगर आप ClO- को देखें तो इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है और ऑक्साइड पर चार्ज हमेशा बना रहता है। और ClO4- को देखें तो इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, ये चार्ज यहां जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा, ऐसे ही चारों ऑक्सीजन पे मूव करेगा। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सो ये ऑर्डर सही लिखा है, बट मुझे रॉन्ग चाहिए था। तो A और C, यानी कि यहां पर A और C फर्स्ट ऑप्शन में मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, अमंग H2O, H2S, H2SE and H2T, one with highest volatility। वोलेटिलिटी मीन्स होता है जो जल्दी वोलेटाइल हो जाए, जो जल्दी भाप बन के उड़ जाए, और जल्दी वोलेटाइल वो होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो हम लोग को जरा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देख लेना है। हमने अभी बताया था H2S से ज्यादा H2SE,
इससे ज्यादा H2TE का बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि जितना मोलर मास ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है कोवैलेंट कंपाउंड में। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है सर। तो ये क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है वो सर लीस्ट वोलाटाइल है। अगर मुझसे पूछता लीस्ट वोलाटाइल कौन है 16 ग्रुप के हाइड्राइड में, तो मैं सर वाटर कर देता। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो सबसे जल्दी वोलाटाइल होगा और मोस्ट वोलाटाइल बनेगा, मोस्ट वोलाटाइल बन जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। 87 का हम लोग थर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन केस ऑफ SF4, अच्छा भाई, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर एट 180 डिग्री। देखिए सर SF4 को हम लोग कहते हैं ये सी सॉ होता है, सी सॉ शेप होता है, ये सर इसका सी सॉ शेप है। और इसमें हम लोग को लगता है कि सी सॉ में ये दोनों F जो कि एक्सियल कंडीशन में होते हैं 180 डिग्री में होने चाहिए थे, लेकिन इस लोन पेयर की वजह से ये थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाते हैं, इसलिए इसको बेंट सी सॉ कहते हैं। तो ये जो बॉन्ड एंगल आता है ये लेस देन 180 आ जाता है, ये बॉन्ड एंगल सर लेस देन 180 आ जाता है। 180 का कोई नहीं, ये तो मतलब ही नहीं है 180 का होगा। इस तरीके से हमारा जीरो बॉन्ड एंगल SF4 में 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का कोई एंगल नहीं होगा। दैट मीन्स which one of the following oxide is expected to exhibit paramagnetic behavior। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए एक छोटी सी ट्रिक आती है। अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड है आपके पास तो आप सर उसके इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। कार्बन के इलेक्ट्रॉन नहीं तो एटॉमिक नंबर ऐड कर दीजिए। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको 6 पता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 × 8 ये 22 आ गया, क्योंकि ये इवन नंबर है। इवन समझते हो ना, सम संख्या 2 4 6 8, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो जो इवन नंबर होता है बेटा वो डायामैग्नेटिक होता है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इवन नंबर आ जाए। और इसका एक्सेप्शन भी है, अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आए या 16 आए या 32 आए और जो मॉलिक्यूल है वो डाई एटॉमिक है, उसमें 2 ही एटम हो, 2 से ज्यादा ना हो, तो वो 10 इवन नंबर है, 16 इवन नंबर है, 32 इवन नंबर है, तो वो डाया होना चाहिए था, लेकिन पैरा हो जाएगा एक्सेप्शनली। और SO2 में S के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 16, O के पास 2 × 8 यानी कि 16 और 16 32, ये भी इवन है। और इवन वाले सब होंगे डायामैग्नेटिक। एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बता ही दिया। ClO2 चेक कर लीजिए, Cl का बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता। Cl का आप कहेंगे सर जी एटॉमिक नंबर 17 होता, मैंने 17 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ऑक्सीजन का भी हम लोग देख के ही आए हैं 2 × 8, तो 2 × 8 16 और 17 आ गया 33। दैट मीन्स हो गया ऑड नंबर। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड आएंगे तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, वो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। SiO2 को भी आप ऐसे ही ऐड कर लीजिएगा, इवन नंबर आएगा यानी डाया होगा। मुझे चुनना क्या था, मुझे चुनना था पैरामैग्नेटिक, इसलिए मेरा ऑप्शन थर्ड सही होगा। Which of the following statement justify ionic bond formation by halogens with metal? ठीक है सर, metal plus X M plus X माइनस, ये क्यों बन रहा है ऐसा? तो बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा, बता देना चाहता हूं। जब मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम हो, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो मेटल सर जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालता,
और हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा सर जी, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा भाई साहब हमारे, तो इसलिए यहां पर आयनिक बॉन्ड आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि सर यहां पर क्या है, और इनमें M और X में लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, लार्ज डेल्टा EN डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होना चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। ये आयनिक बॉन्ड की शर्तें हैं, आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस है। यानी मेटल की आयनेशन एंथैल्पी केमिकल बॉन्डिंग में दिया, पी ब्लॉक से भी कर सकते हो। यानी कि फिर से समझ लो, मेटल की आयनेशन एंथैल्पी लो हो, नॉन मेटल या हैलोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई हो, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो, या फिर हाई लैटिस एनर्जी हो। तो कह रहा है लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ हैलोजन, गलत बात हो गई सर। हैलोजन के लिए आयनेशन एंथैल्पी लो नहीं, मेटल के लिए होना चाहिए। स्मॉल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, गलत, स्मॉल नहीं हाई होना चाहिए। लार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ हैलोजन, ये सही है, इसलिए मेरा ऑप्शन थर्ड सही होगा, क्योंकि फोर्थ हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the structure of ClF3? ClF3 ये देखिए, ये भी जैसे कि हम लोग C100 बनाए थे वैसे ये टी शेप है, और उसमें भी बेंट टी शेप ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिनकी हेल्प से थोड़ा सा अंदर की तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा, तो हम लोग बेंट टी शेप इसको कह सकते हैं। Which of the following element can involve in p pi d pi bonding? देखिए जो पाई बॉन्ड होते हैं वो जिन दो एटम के बीच में बनते हैं उसके आधार पर ये मेनली तीन तरह के होते हैं। अगर पहला एटम अपना p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और दूसरा एटम भी p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो वो p पाई होगा। ऐसा जनरली तब होता है जब ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड यहां बॉन्डिंग कर रहे हैं। सेकेंड पीरियड में क्योंकि डी नहीं होता, तो पी पाई सेकेंड पीरियड बनता है, फिर एक पी पाई डी पाई बनता है, एक डी पाई बनता है। इसकी क्या खास बात होती है, one of the atom from period 3 और higher, मोस्टली पीरियड 3 से मिल जाता, तभी पी पाई डी पाई बनेगा। अगर पीरियड 3 का एलिमेंट नहीं है तो पी पाई डी पाई नहीं बन सकता। अगर दोनों एलिमेंट पीरियड सेकंड के हैं, सेकंड पीरियड के पास डी अवेलेबल ही नहीं होता, तो डी पाई आ नहीं सकता। तो कार्बन सर किस पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, तो कार्बन कभी भी डी पाई नहीं बना पाएगा किसी के साथ भी। कार्बन मतलब अपने साथ कार्बन के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, ये भी सेकंड पीरियड का, तो पी पाई ही बनाएगा। फास्फोरस पीरियड थर्ड का है, तो ये सर मेरा बना सकता है डी पाई बॉन्डिंग। बोरॉन भी पीरियड सेकंड का है, पीरियड सेकंड के अगर सारे एलिमेंट हैं तो उनके बीच में पी पाई बॉन्ड ही बनेगा, डी पाई नहीं आ सकता है, बिकॉज सेकंड पीरियड एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ जाएंगे। कौन से पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर हैं? सबको सर बना लेते हैं। देखिए कार्बन है, उसके चारों तरफ 3 ऑक्सीजन है। अब हम लोग ने 2 ऑक्सीजन को माइनस चार्ज दे दिया, तो 1 बॉन्ड बनाएगा। अकेला ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड बनाएगा। 2 लोन पेयर हैं, इसके पास 3 लोन पेयर हैं, यानी कि ये हमारा शेप जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर है, ट्रायगोनल प्लेनर। अब सर हम दूसरे को बना के देख ले रहे हैं। दूसरा हमारा नाइट्रेट है, N बीच में रहेगा, फिर एक डबल बॉन्ड O आ गया,
एक O पे माइनस आ गया, इस O पे माइनस और प्लस आ गया, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसमें हाइब्रिडेशन क्या था, sp2 था, इसमें भी हाइब्रिडेशन sp2 है। क्यों sp2 है? क्योंकि यहां पर सिग्मा 3 है, 1 2 3, लोन पेयर कोई है नहीं तो स्टेरिक नंबर 3 आया। यहां भी सिग्मा 1 2 3 है, कोई लोन पेयर है नहीं, स्टेरिक नंबर 3 आया। अगर आप ये प्लस माइनस ऐड कर देते हैं तो प्लस माइनस ऐड करने पे यहां से हटा दीजिए और यहां से हटा के एक प्लस और दो माइनस से फाइनली बाहर माइनस मिल जाएगा। अगर लोन पेयर भरते हो तो इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर, ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। सो ये भी ट्रायगोनल प्लेनर है। इस तरह से मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो रहा है। लेकिन आप कहेंगे सर सेकंड थर्ड भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये जो ClO3 है ये पिरामिडल है बच्चा, पिरामिडल। कैसे इसका शेप बनेगा, Cl डबल बॉन्ड O माइनस और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पिरामिडल शेप आ गई। जो कार्बोनेट है वो आपने देखा ट्रायगोनल प्लेनर है तो वो हो नहीं सकता। SO3 2 माइनस की अगर शेप हम लोग देखें तो SO3 2 माइनस की शेप ये है, ये भी सर पिरामिडल है SO3 2 माइनस। तो सेम पिरामिडल शेप ये भी है और नाइट्रेट की शेप आपने देख ली ट्रायगोनल प्लेनर है, इसलिए सर्वसम्मति से फर्स्ट ऑप्शन माना जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी दी गई है NH3 PH3 SH3 SbH3, ये तो बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको बता दिया था कि जब आप हाइड्राइड में जाते हैं, मैंने आपको देखो ये बताया था इसमें हाइड्राइड के केस में, ये वाला देखिए कि जब आप NH3 PH3 SH3 SbH3 में जाते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज करती है, यानी अमोनिया की सबसे ज्यादा और नीचे वाले की सबसे कम है। अब उसी पे बेस ये क्वेश्चन आ गया, हालांकि उन्होंने बॉन्ड एनर्जी दे भी दी मेरे को, बॉन्ड एनर्जी उन्होंने दे भी दी है। देखिए अमोनिया की सबसे ज्यादा, फिर फॉस्फीन की थोड़ी कम है, फिर आर्सिन की और कम है, SbH3 की सबसे कम है। तो वो कह रहा है कि ये बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी दी हुई है तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है वो जल्दी टूटेगा, जल्दी H देगा, नीचे जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये सारी बातें हमें बता रही हैं कि SbH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, पीछे से भी आप समझ सकते हैं। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 स्ट्रक्चर देख लीजिए। H3PO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अब ये बात ध्यान रखिए कि जो फास्फोरस के एसिड होते हैं उनमें जो OH बॉन्ड होते हैं या जब HO से जुड़ा होता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है, और जो H डायरेक्ट सेंट्रल एटम यानी P से जुड़े होते हैं वो रिड्यूसिंग पावर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे H3PO3 को देखिए सर, ये H3PO3 है, इसके पास 3 एसिडिक H हैं लेकिन रिड्यूसिंग H एक भी नहीं है। रिड्यूसिंग H वो माना जाता है जो सेंट्रल एटम से जुड़ा हो, यानी कि वो डायरेक्ट हमारा फास्फोरस से जुड़ा हो। अब इसके पास 2 रिड्यूसिंग H है तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर का रीजन क्या है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस हो भी सकता था, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उतना रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी उतना ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी, इस ऑप्शन की भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अभी हमने इसको कंसीडर नहीं किया। आगे और बेटर चॉइस देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ 2OH ग्रुप, तो सर 2OH तो मेरा है नहीं तो ये तो यहीं से गलत हो गया। प्रेजेंस ऑफ 1OH ग्रुप, ठीक है सर, और 2pH बॉन्ड, जैसे मैंने बताया 2pH बॉन्ड है तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फास्फोरस का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी, तो एलोट्रोपी के लिए ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है। ग्रुप में नीचे जाने पर एलोट्रोपी की पॉसिबिलिटी घटती जाती है,
तो जैसे हम लोग फिफ्थ ग्रुप में बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में माना जाता है कि बिस्मथ एलोट्रॉपी नहीं शो करता, लेकिन नाइट्रोजन भी, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो वहां नाइट्रोजन लिखा है, बट ये ध्यान रखना गैस नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी, बट सॉलिड नाइट्रोजन के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन, तो एलोट्रॉपी देता। लेकिन अगर अपने सिलेबस की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, तो सिंपली मुझे कर लेना है कि नाइट्रोजन नहीं देता। बिस्मथ भी वैसे तो एलोट्रॉपी नहीं देता, लेकिन यहां पर जो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चल रहे हैं तो नाइट्रोजन हमारा एलोट्रॉपी नहीं देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आएगा, मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 4 होती है, क्योंकि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, 5 नहीं हो सकती है, 6 नहीं हो सकती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी वैकेंट डी ऑर्बिटल। इस तरीके से मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 4 होगी, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर पीरियड सेकेंड एलिमेंट है, ये याद रख लेना, पीरियड सेकेंड एलिमेंट है तो मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। ये आप बोरोन के लिए भी कह सकते हो, कार्बन के लिए भी कह सकते हो, नाइट्रोजन के लिए भी कह सकते हो। और अगर पीरियड थर्ड एलिमेंट है, पीरियड थर्ड एलिमेंट, तब सर मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक जा सकती है, इसलिए मेरा यहां पे थर्ड ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग की बात बतानी है। सिंगल एनएन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल पीपी बॉन्ड, ये गलत हो गया। अभी एक ऑक्सीजन सल्फर वाला डिस्कस किया था कि जितना छोटा बॉन्ड है वैसे तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन दोनों एटम पे लोन पेयर ना हो तब। अगर दोनों एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर रिपल्शन होगा, जितना बॉन्ड छोटा होगा अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सर फास्फोरस में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, फिर नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का ज्यादा स्टेबल होगा फास्फोरस से, ये स्टेबिलिटी अलग है। और सिंगल बॉन्ड की बात करें तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पास होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सिंगल नाइट्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर गलत हो गया सर, और मुझे रॉन्ग ही चाहिए था, तो मुझे लग रहा फर्स्ट सही हो गया है। बाकी ऑप्शंस भी आप पढ़ लीजिए। PH3 कैन एक्ट एज ए लिगेंड, बिल्कुल सही बात। P के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लिगेंड की तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने काम में आता है। NO2 पैरामेटिक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ लो भाई, पैरामेटिक का तरीका बताया था, इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, N के 7, ऑक्सीजन के 2 × 8 23, यानी पैरा नंबर आ रहा, पैरा आएगा क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है तो पैरा होगा, ये भी सही है। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5 इज 4, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, ये भी सही है। Which of the following is not a tetrahedral in shape, तो सर ये कोई भी बता सकता है, SF4 डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर सीसॉ शेप रखता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और इसका जो टाइप है वो AB4LP टाइप है। LP मीन्स लोन पेयर, B मीन्स आउटर एटम, A मीन्स सेंट्रल एटम। जहां तक NH4+ का सवाल है उसमें N का हाइब्रिडेशन sp3 है और शेप टेट्राहेड्रल है। सेम SiCl4 में भी टेट्राहेड्रल है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सब बना दे रहा हूं, इससे आप ये ना कहेंगे सब नहीं बताया सर ने। और
सल्फेट का भी बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और शेप टेट्राहेड्रल है। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट में PCl5 बेटा एक आयनिक कंपाउंड होता है जो PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में टूट जाता है, और PCl4 प्लस में sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल शेप होती है, PCl6 में sp3d2 ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। ये पॉसिबिलिटी पूछी जाती है सॉलिड PCl5 में कौन कौन से हाइब्रिडेशन होते हैं, केवल sp3 होता है, केवल sp3d2 होता है, दोनों होते हैं, sp3d होता है, तो दोनों बताएंगे। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो आयनिक बॉन्ड बताएंगे। जो PBr5 होता, जब PBr5 को सॉलिड स्टेट में ले जाते हैं तो ये PBr4 प्लस और Br माइनस में टूटता है। ध्यान रखना PBr6 माइनस अनस्टेबल होता है ड्यू टू स्टेरिक फैक्टर। अब सर देख लीजिए, इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज अ कोवैलेंट सॉलिड, तो नहीं सर ये आयनिक सॉलिड है। हालांकि अब ये पॉइंट दे दिया गया, अगर इससे बेटर पॉइंट नहीं मिला तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड तो है, PCl4 के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड है, आप ये भी कह सकते हो पॉसिबिलिटी है, बट बेटर ऑप्शन चॉइस करेंगे। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर PCl6 में है लेकिन इसके पास टेट्राहेड्रल है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर कह रहा आयनिक सॉलिड है जिसमें PCl6 पे प्लस चार्ज है, सर गलत हो गया, और आयनिक सॉलिड है PCl4 पे प्लस है और PCl6 पे माइनस है, ये सही हो गया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे 100 में 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको, आप सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड हुए होंगे। कोई अगर अनसेटिस्फैक्शन हो या किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और बताइएगा हम लोग और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोग से। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।